नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटिकल पार्टीज़ राजनीतिक दल के ऊपर चर्चा करेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे इस टॉपिक्स को किस तरह से हमें हैंडल करना है और साथ ही हम देखेंगे इस तरह के टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। तो शुरुआत में हम नोट्स पढ़ते हैं। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अंग है। दलीय व्यवस्था के द्वारा ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरकार का गठन और संचालन होता है। दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि सरकार का गठन करने के लिए हमें अलग अलग दल के अंदर प्रतियोगिताएं देखने को मिलती है। अलग अलग दल सरकार बनाने के लिए इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और यही हमारे लोकतंत्र की पहचान है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान है। तो आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या है, पंजीकरण का प्रावधान है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों, कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करने का काम करता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अनुसार राजनीतिक दलों को पहली बार 1985 में संवैधानिक मान्यता मिली। तो दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के अनुसार राजनीतिक दलों को पहली बार 1985 में क्या है, संवैधानिक मान्यता मिली। यह अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 52वें संविधान संशोधन में क्या है दोस्तों, दल बदल को रोकने का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। सो हमें माइंड में क्या रखना है, 52वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है, 52वें संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। तो प्रीलिम्स के लिए हमें इतना याद है तो पर्याप्त है। 91वां संविधान संशोधन आता है 2003 में। ये इसमें कहा जाता है कि जो 10वीं अनुसूची में संशोधन किए गए हैं उससे संबंधित है। तो 10वीं अनुसूची के अंदर जिन भी बातों का प्रावधान है दोस्तों, इसके अंदर और भी संशोधन किए गए हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र की हमें बात देखने को मिलती है। जो आंतरिक दलीय लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक दलों की आंतरिक चुनाव के लिए प्रयुक्त होता है, जो कि दल के पदाधिकारियों के चुनाव हेतु समय समय पर होता है। तो दोस्तों, इसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी की बात की गई है। दोस्तों, एक डेमोक्रेसी तो होती है जब संसद के अंदर पार्टिसिपेट करके अलग अलग दल उसके अंदर बैठते हैं, लेकिन एक होता है कोई पार्टी, जैसे मान लो कोई बीजेपी है, कोई कांग्रेस है और अन्य पार्टी है, तो इसके अंदर भी अलग अलग सदस्य क्या हैं, अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का चुनाव करते हैं। तो इसके अंदर भी क्या होता है, चुनाव होता है। इसको बोलते हैं हम इंटरनल डेमोक्रेसी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय की पार्टी देने का अधिकार, जो मान्यता देने का अधिकार क्या है, निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत निर्वाचन आयोग को है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही क्या है, किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या राज्य स्तर की पार्टी की मान्यता देता है। और ये किस अधिनियम के अनुसार देता है, किस आदेश के अनुसार? तो निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार किसी भी पार्टी को मान्यता देने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में देश में कुल कितनी 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, कुल कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? कुल 8 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी आदि शामिल हैं। दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इन पार्टियों के नाम को। कौन सी है? नेशनल कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी CPIM, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये दोस्तों क्या है, सब नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली पार्टियां हैं। भारत में वयस्क मताधिकार पर मतदान होता है। दोस्तों, आर्टिकल कौन से आर्टिकल में है? भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या है, मतदान किया जाता है। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है। दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि जो भी राजनीतिक दल है स्वयं के मानक स्थापित कर सकते हैं और ये उनकी स्वतंत्रता है। दोस्तों, जैसे भी हम बात करेंगे कि बीजेपी के अलग स्टैंडर्ड्स हैं, कांग्रेस के अलग स्टैंडर्ड हैं, CPI के अलग स्टैंडर्ड हैं, तो BSP के अलग स्टैंडर्ड्स हैं।
तो हर पार्टी की अपनी एक अलग छवि है और उसके अनुसार ही उसका वोटिंग पैटर्न डिसाइड होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी का है पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। सो दोस्तों जो बीजेपी की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसका गठन 1980 में हुआ था। बीजेपी के जो प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर BR अम्बेडकर ने 1936 में की थी। तो दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में की थी। वर्तमान में सक्रिय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना में 1925 में तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में हुई थी। तो दोस्तों CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में और CPI-M कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड मार्क्सवादी की स्थापना 1964 में की गई थी। आम आदमी पार्टी क्या है? एक राज्य स्तर की पार्टी है। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ये चाहते थे कि एक बार स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें स्वराज की ओर बढ़ना चाहिए, स्थानीय शासन की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि दलीय राजनीति के तरफ। तो महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण क्या कहते थे कि दलीय राजनीति भारत में नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था कि जो कांग्रेस है स्वतंत्रता के बाद उसे पूरी तरीके से विघटित कर देना चाहिए, उसे समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों नोट्स पढ़ने के बाद हम MCQ देखेंगे किस तरह से MCQ फ्रेम किए गए हैं इस टॉपिक से। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है? पंजीकरण के प्रावधान की बात करता है। तो दोस्तों हमने देखा कि 1950 जो है पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। यस दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण क्या है? चुनाव आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जो जिसने 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। तो यस दोस्तों ये बात भी सही है कि राज्य स्तर का दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों से मान्यता प्राप्त है। 1999 में आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। सो दोस्तों चारों के चारों ही ऑप्शंस क्या हैं उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार सही हैं। तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 हमारे पास 2 अधिनियम हैं दोस्तों। तो इसके अंदर 1951 के अंतर्गत हमें राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके नियमों की व्यवस्था देखने को मिलती है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों क्या है? राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। साथ ही निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1967 के द्वारा यथा संशोधित 1968 के द्वारा क्या है? राजनीतिक दलों के निर्धारित मानदंड हैं उनके अनुसार राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी आवंटित किया जाता है। तो दोस्तों 2 चीज़ हमें याद रखनी है, एक तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और दूसरा याद रखना है हमें निर्वाचन प्रतीक, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। इन 2 के अनुसार ही दोस्तों क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, साथ ही उन्हें चुनाव चिन्ह और राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर का दल इसकी मान्यता भी देता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम क्या है? 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव में लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो उसमें कुल पड़े मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त करता हो और किसी राज्य या राज्यों में लोकसभा में 4 सीटें जीतता हो। सो दोस्तों ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन हैं जिसके आधार पर क्या है? किसी भी दल को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो कौन कौन से टर्म्स हैं? उसने कम से कम 4 राज्यों में अपने पिछले आम चुनाव में क्या है? 4 राज्यों में कुल पड़े मतों का न्यूनतम 6% वोट प्राप्त किया हो या किसी राज्य या लोकसभा में
4 सीटें प्राप्त की हो, तो किसी राज्य में या लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त की हो, या फिर 4 राज्यों में कम से कम 6% का वोट प्राप्त किया हो, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% की सीटें प्राप्त करता हो, या फिर लोकसभा के अंदर दोस्तों उसके पास अलग अलग राज्यों से मिलाकर कम से कम 2% सीटें प्राप्त हो उस राज्यसभा की सदस्य संख्या का, या उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तर का दल के रूप में मान्यता दी गई हो। सो दोस्तों क्या है, यदि 4 राज्यों के अंदर किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल की मान्यता दी गई है, तब भी क्या है, उसे हम राष्ट्रीय स्तर का दल मानेंगे। सो दोस्तों चारों की चारों कंडीशन यदि हमें पता है तो निश्चित तौर पे हमारा आंसर सही होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 4 राज्यों में पिछले आम चुनाव हुए, और पिछले आम चुनाव में चाहे वो विधानसभा का चुनाव हुआ हो चाहे लोकसभा का चुनाव हुआ हो, लेकिन 4 राज्यों में यदि उसे 6% का मत प्राप्त हुआ हो, 6% उसे वोट प्राप्त हुए हैं, तो यस उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। अगली कंडीशन ये है कि यदि उसे या तो राज्य में या लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त करता है, यदि कोई दल राज्य में या लोकसभा में 4 सीटें प्राप्त कर लेता है, तब भी वह राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। यह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से मिलाकर 2% सीटें प्राप्त करता है। सो दोस्तों अगली कंडीशन ये है कि यदि लोकसभा में अलग अलग राज्यों से मिलाकर यदि वह 2% सीटें प्राप्त कर लेता है, तब भी क्या है, राष्ट्रीय दल का दर्जा उसे मिल सकता है। और आखिरी कंडीशन ये है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। तो दोस्तों राज्य स्तरीय दल की यदि मान्यता प्राप्त है उसको कम से कम 4 राज्यों में, तब भी उसे राज्य स्तर का जो दल है उसे मान्यता दे दी जाएगी। वर्तमान में भारत में कितने 8 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, और 50 से अधिक ऐसे दल हैं जो राज्य स्तरीय दल हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा कि चुनाव आयोग क्या है, राष्ट्रीय दल का दर्जा देने का काम करता है। सेम क्वेश्चन रिपीट है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है भारत का चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। सेम क्वेश्चन रिपीट है दोस्तों, पंजीकरण और मान्यता किसके द्वारा दी जाती है राजनीतिक दलों को? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब, तो इसके अंदर कब स्वीकृति मिलती है? इसमें बोला गया है कि कुल मतदान का 5%, तो इसको हमने देखा कि 6% होना चाहिए। सभी क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है, यदि सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ता है तो गलत है दोस्तों ये भी। 4 या 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता हो, तो ये आंसर हमारा हो सकता है 4 राज्यों में कुल हुए मतदान का 5%, तो आंसर सी होना चाहिए। एक बार फिर से हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। निर्वाचन प्रतीक और आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के अनुसार राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जब वह निम्नलिखित शर्तें में से कोई ना कोई एक शर्तें पूरी कर लेता है। तो तीनों शर्तें फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। यदि उस राजनीतिक दल के द्वारा खड़े किए गए जो प्रत्याशी हैं उनको किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में लोकसभा में पिछले आम चुनाव में या राज्यों की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में कुल पड़े हुए मतों का कम से कम 6% मत मिल जाता है, साथ ही कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो, तब क्या है, उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। सो दोस्तों फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि यदि उसे विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट प्राप्त हो गए हैं कुल वैध मतों का, तब क्या है, उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा, और साथ ही उसे कम से कम 4 लोकसभा सीटें भी प्राप्त होनी चाहिए। तो क्या है दोस्तों, 4 लोकसभा सीटें उसे प्राप्त होनी चाहिए। अगली शर्त पढ़ते हैं। उस दल को लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2% सीटें प्राप्त होनी चाहिए। तो यदि पिछला आम चुनाव जो भी हुआ है उसके अंदर यदि कुल सदस्य संख्या का कम से कम 2% सीटें यदि प्राप्त हो गई है, तब भी क्या है, इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। उस दल को कम से कम, अगला शर्त है कि उस दल को कम से कम 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों के अंदर राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त है, तब भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। सो दोस्तों हमने तीनों शर्तों को पुनः पढ़ चुके हैं और रिवाइज भी कर चुके हैं।
भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? सो दोस्तों क्या है, 6%। लेकिन इसके अंदर क्या है दोस्तों, 6% वाले प्रावधान में क्या है, आधे से ज़्यादा राज्यों की बात कर दी है। लेकिन हम कहते तो कुल आम चुनाव में क्या है, 6% प्राप्त करना है। तो इसका आंसर है ई। भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? तो दोस्तों पीछे हमने देखा कि यदि वह 4 राज्यों के अंदर उसे क्या है, राज्य स्तर का दल की मान्यता प्राप्त है, तो निश्चित रूप से वह राष्ट्रीय दल की मान्यता रखने के योग्य है। राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो कोई भी दल क्या है, राजनीतिक दल, उसको क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता कब मिलेगी? वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर लेता है। सो दोस्तों यदि कोई भी दल या तो लोकसभा में या विधानसभा में 8% वोट प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या है, क्षेत्रीय स्तर का दल की मान्यता प्राप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों सेम रिवाइज कर लेते हैं हम कि निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। तो इसको हमें याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कि निर्वाचन प्रतीक आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अनुसार राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्रदान करने के लिए उसे उस राज्य में हुए क्या है, उस राज्य विशेष में जिस भी राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, उसके विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% या न्यूनतम 2 सीटें प्राप्त करनी होगी। तो कुल जो वोट कितना है दोस्तों, कुल वैध मतों का हमें क्या है, 8% प्राप्त करना होगा। कितना? 6% प्राप्त करना होगा, या 6% या उससे अधिक, या फिर कम से कम 2 सीटें उसे उस आम चुनाव में प्राप्त करनी होगी, तभी वह एक राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है। या फिर लोकसभा के पिछले आम चुनाव में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% या कम से कम 1 लोकसभा की सीट प्राप्त करनी चाहिए, तब भी क्या है, वह राज्य स्तर का दल बन सकता है। विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य विधानसभा की न्यूनतम 3% सीटें, यदि राज्य के अंदर जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, यदि राज्य विधानसभा की न्यूनतम कितनी 3% सीटें यदि क्या है दोस्तों उस दल को प्राप्त होती है, तो 3% सीटें या कम से कम 3 सीटें उसे मिल जाती है, तब भी राज्य स्तर का दल उसे बना दिया जाएगा। और कौन सी कंडीशन है? लोकसभा के पिछले आम चुनाव में प्रत्येक 25 सदस्यों में से कम 1 सदस्य अथवा राज्य के लिए तद अनुरूप निर्धारित संख्या प्राप्त हो। आखिरी कंडीशन यह है कि लोकसभा अथवा विधानसभा के पिछले आम चुनाव में राज्य में पड़े कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो। तो लोकसभा अथवा विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसके अंदर कुल वैध मतों का यदि 8% प्राप्त है, तब भी क्या है दोस्तों, क्षेत्रीय दल का दर्जा उसे प्रदान होगा। किसी पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिल सकती है, कब मिल सकती है? जब वह राज्य के किसी आम चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का 8% प्राप्त कर पाई। सो दोस्तों हमने पीछे देखा है कि कुल वैध मतों का यदि वह 6% या उससे अधिक प्राप्त कर लेती है तो उसे राज्य स्तर का दल का दर्जा दे दिया जाता है। तो यस, पहली कंडीशन सही है। यदि वह संबंधित राज्य के किसी आम विधानसभा चुनाव में 2 सीटें जीत लेता है, तो दोस्तों 2 सीटें जीत लेता है, तब भी क्या है, हमने देखा कि वह राज्य स्तर का दल बन जाता है। बाकी 2 कंडीशन जो है रॉन्ग है ये दोनों। इसमें क्या कहा गया है कि 4% की बात की गई है और साथ में 6% कुल वैध मतों का राज्य में। तो दोस्तों ये दोनों ही क्या गलत है, राज्य के अंदर हमें 8% देखने को मिलेगा। तो लोकसभा है, लोकसभा की 8% सीटें हमें देखने को मिलेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। तो दोस्तों इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें राष्ट्रीय शब्द क्या प्रतीक था, वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में प्रभावित था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित था। सन 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीय
राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई? तो 1999 में किसके विघटन से? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन के कारण दोस्तों क्या है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। तो दोस्तों ये पीएससी लेवल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राजनीतिक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो हमें बताना कि कौन से राष्ट्रीय दल हैं। तो मुस्लिम लीग, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक, पीजेंट एंड वर्कर्स ऑफ इंडिया। तो ये कौन से राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो इनमें से कोई भी दोस्तों क्या है, हमने अभी पीछे 8 दल पढ़े हैं, जैसे कांग्रेस हुआ, बीजेपी हुई, तृणमूल कांग्रेस हुए, तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर। तो ये सब क्या है दोस्तों, राज्य स्तर के दल हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी क्या है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन से? तो दोस्तों कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी क्या है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं मिली? तो दोस्तों नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यस, बहुजन समाजवादी पार्टी यस। लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या है दोस्तों, इसे क्या है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। तो दोस्तों पीछे हम 8 दल के बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो वर्तमान में अखिलेश यादव क्या है, इस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसके? समाजवादी पार्टी के। लेकिन यह क्या है, एक राज्य स्तरीय पार्टी है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल के बारे में बात की गई है। तो भाजपा क्या है, राष्ट्रीय दल है। सीपीआई और कांग्रेस ये भी क्या है, राष्ट्रीय दल है। लेकिन अकाली दल क्या है दोस्तों, अकाली दल जो है वो एक राज्य स्तरीय दल है। अकाली दल क्या है, अकाली दल को हम शिरोमणि अकाली दल भी कहते हैं, जो कि पंजाब राज्य में राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल है, राजनीतिक दल के रूप में इसे मान्यता प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन एक दल राजनीतिक दल नहीं है? तो सेम क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा दल राजनीतिक दल नहीं है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी क्या है दोस्तों, साउथ की एक राज्य स्तरीय पार्टी है। तो तेलुगु देशम पार्टी क्या है, आंध्र प्रदेश में राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है। और वर्तमान में एन चंद्रबाबू नायडू क्या है, इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अब बदल चुके हैं शायद दोस्तों। आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी क्या है, एक ना तो राज्य स्तरीय पार्टी है, ना ही क्षेत्रीय पार्टी है, और ना ही पंजीकृत पार्टी है। उपर्युक्त में से कोई सी भी नहीं है। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आम आदमी पार्टी क्या है दोस्तों, आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी है। तो पंजीकृत है, पंजीकृत पार्टी भी है और एक राज्य स्तरीय पार्टी है। 2 के आंसर इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो राज्य स्तरीय और पंजीकृत पार्टी है। इसे दिल्ली और पंजाब में राज्य स्तरीय दल का दर्जा भी प्राप्त है। चूँकि सभी राजनीतिक पार्टियों को पंजीकरण होता है, अतः यह भी एक पंजीकरण पार्टी है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने की थी। तो किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस दल की स्थापना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। भीमराव अंबेडकर ने समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन 3 की स्थापना की थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। पीजेंट एंड वर्कर ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की थी। इसकी स्थापना क्या है, महाराष्ट्र में की गई थी 1947 में। यह एक मार्क्सवादी राजनीतिक पार्टी थी। पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी क्या है दोस्तों, एक मार्क्सवादी पार्टी थी। जबकि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1925 को की गई थी। काजी नजरुल इस्लाम, हेमंत सरकार, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन इसके संस्थापक थे। किसके? मार्क्स वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। और दोस्तों एक थी वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी ऑफ इंडिया। तो दोनों अलग अलग है।
भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों में सीपीआई और सीपीआई-एम में किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1964 में। तो सीपीआई-एम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड मार्क्सिस्ट ये कब बनी? 1964 में। निम्नलिखित में से कौन सा दल संयुक्त मोर्चा जो कि 1966-97 में 1996-97 के दशक के दौरान सत्ता में नहीं था? तो इसके अंदर पूछा गया कौन सा संयुक्त मोर्चा दल के अंतर्गत नहीं था? तो बहुजन समाज पार्टी, समतावादी पार्टी, असम गण परिषद और हरियाणा विकास पार्टी। तो ये दोस्तों क्या है, इसके अंदर पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही क्या है, नहीं थे। तो दोस्तों ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, इसके रिपीट होने की कोई भी चांसेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा के कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत समाहित थे। तो भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार ने एक साझा सरकार बनाई थी। क्या है साझा सरकार? मतलब अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर बनाई थी, जिसके अंदर एक राष्ट्रीय एजेंडा निर्धारित किया था। बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो वह क्या है, ये राष्ट्रीय एजेंडा क्या है? बहुत सी चीज़ों का विस्तार से चर्चा करता है। तो ये क्या है, दोनों दोस्तों अलग अलग है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है, दोनों सही, इसका ए और आर इसका सही स्पष्टीकरण नहीं करता। तो दोस्तों साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया गया था, ना कि बृहद स्तर पर कार्यक्रम बनाए गए थे। किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? सो दोस्तों ये भी पुराना क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं इसको पढ़ने की, ये भी पुराना क्वेश्चन है। यस, ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण की बात की गई है, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये बोलता है कि संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है 33% आरक्षण के लिए। तो दोस्तों गलत बात है, संविधान संशोधन के लिए आवश्यकता है। चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। सो दोस्तों इसमें क्या बात की गई है कि कोई भी राजनीतिक दल बिना संविधान संशोधन किए जितनी भी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उनके लिए 33% के लिए वे नियत कर सकते हैं। तो यस दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस बात का पूरा अधिकार है कि वे कितने प्रतिशत महिलाओं को अपने दल से टिकट देंगे, जितनी भी उनके पास सीटें हैं। तो ए गलत है, आर सही है। भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो यह बात तो दोस्तों सही है कि भारत के अंदर कोई भी स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। जैसा कि हम चीन में देखते हैं कि जैसे चीन में एक ही दल की सरकार है। यदि अमेरिका और ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर दो स्थायी दल हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा दल नहीं देखने को मिलते। दूसरा बोलता है अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल है। तो दोस्तों क्या है, अत्यधिक संख्या में भारत में राजनीतिक दल है। यस दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि अत्यधिक संख्या में दल होने का मतलब यह नहीं है कि स्थायी दल नहीं बनाए जा सकते और स्थायी दल की व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती। इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। क्या दोस्तों, भारत अभी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। यहाँ पर अभी जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद आदि पूरी तरीके से हावी है। तो जातिवाद और क्षेत्रवाद क्या है, पूरी तरीके से हावी है। अतः विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति के लिए राजनीतिक दलों का गठन भी किया जाता है। क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा इन जातिवाद और क्षेत्रवाद का पूरा सहारा लिया जाता है, किंतु मात्र यही कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत में स्थायी दल की व्यवस्था का विकास नहीं हो पाया, बल्कि सामाजिक और आर्थिक कारण भी हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस दलीय व्यवस्था में एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो क्या है दोस्तों, दलीय व्यवस्था का व्यापक व्यवस्था का अंग है राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था में ही हमें दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है। तो दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का क्या है, एक अंग है। दलीय व्यवस्था के कारण ही लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में सत्ता का गठन एवं सरकार का संचालन किया जाता है। तो दोस्तों लोकतांत्रिक राजनीति में क्या है, सत्ता का गठन और सरकार का संचालन राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा दलीय व्यवस्था के रूप में किया जाता है।
भारत में लिखित संविधान है, यस बिल्कुल सही बात है। शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, ये दोनों ही सही बात है, लेकिन ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं करता। भारत का संविधान क्या है दोस्तों? एक लिखित संविधान है, और साथ ही ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूर्ति करने हेतु हमें शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास भी हमें देखने को मिलता है। ये क्षेत्रीय दल उस क्षेत्र की विशेष समस्याओं को समाधान करने के लिए और सुविधाओं की वृद्धि करने की बात करते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जनमत का झुकाव उनकी तरफ देखने को मिलता है। सो दोस्तों, जब हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया डिवाइड, तो हमें इसमें क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है। हमें इस बात को देखने को मिलता है कि किस तरह से साउथ के क्षेत्रीय दलों ने एक बेहतर परफॉर्म किया है नॉर्थ के तुलना में। तो यस, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का काम तो करते ही हैं। निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जाता है? तो मजदूर संघ के सदस्यों को दोस्तों क्या है, हम दबाव समूह के रूप में मानते हैं, लेकिन पंचायत के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और मंत्रिमंडल के सदस्य ये कभी भी दबाव समूह के रूप में काम नहीं करते हैं। तो मजदूर संघ के सदस्य क्या हैं, दबाव समूह के रूप में काम कर सकते हैं। मजदूर संघ के सदस्य को दबाव समूह माना जाता है जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को क्या है, प्रभावित करता है, अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी न किसी प्रकार के हथकंडों का उपयोग करता है और उनके हितों की पूर्ति करने के लिए दबाव बनाता है, तो हम क्या कहते हैं, उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसे हित समूह भी कहते हैं और अनौपचारिक संगठन भी कहते हैं। इसमें हम मजदूर संघ ले सकते हैं, किसान संगठन ले सकते हैं, महिला संगठन, व्यापारियों का संगठन, विद्यार्थियों का संगठन। तो ये सारे संगठन क्या हैं दोस्तों, दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग क्या होता है? सो दोस्तों, आंतरिक दलीय लोकतंत्र की बात की जा रही है। इसके अंदर क्या होता है, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन के हेतु समय समय पर होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक पार्टी है, मान लीजिए कि ये कोई हमारी पार्टी है, इसका नाम क्या है, कांग्रेस है। तो ये हमारी मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो इसके अंदर कुछ होंगे अध्यक्ष होंगे, कुछ प्रमुख अध्यक्ष होंगे और कुछ इनके उपाध्यक्ष होंगे, साथ ही कुछ प्रमुख पदाधिकारी होंगे, और उसके बाद जितने भी कार्य क्या हैं, पूरे कांग्रेस के सदस्य होंगे। तो ये इतने सारे जो कांग्रेस के सदस्य हैं, तो अपने जो मुख्य लीडर को चुनने के लिए क्या करते हैं, ये सभी लोग अपना चुनाव करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसे कहते हैं हम इंटरनल डेमोक्रेसी। तो जब पार्टी के अंदर ही दोस्तों चुनाव होते हैं अपने कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के चयन के लिए, तब हम इसे कहते हैं इंटरनल डेमोक्रेसी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था को एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो रजनी कोठारी ने क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में, जो स्वतंत्रता के बाद एक जो कुछ शुरुआती वर्ष थे दोस्तों, जो शुरुआती समय था, भारत के अंदर एक दल की प्रभुत्व वाली सरकार थी, इसलिए इसको एक दलीय व्यवस्था का नाम दिया किसने, रजनी कोठारी ने। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की जो दलीय व्यवस्था थी उसको एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का नाम दिया, क्योंकि रजनी कोठारी क्या है दोस्तों, प्रसिद्ध शिक्षाविद है, लेखक है और राजनीतिक सिद्धांतकार है। इन्होंने CSDS विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की थी। तो विकासशील समाज अध्ययन पीठ और लोकायन संस्था की स्थापना की। दल बदल निरोध अधिनियम कब या किस तिथि को अधिनियमित हुआ? तो 1985 15 फरवरी 1985 को अधिनियमित हुआ। तो ये दोस्तों स्टेट PSC के क्वेश्चन तो डेट्स के लिए इनकी लार टपकती रहती है। तो डेट्स मतलब फैक्ट्स डेटा डेट्स, यही है PSC। दल बदल निरोधक अधिनियम 52वां संविधान संशोधन याद रखना। तो दल बदल 52वां संविधान संशोधन 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति ने क्या है, स्वीकृति दी। और इसके साथ ही हमने एक नई अनुसूची जोड़ने का काम किया जिसका नाम है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के माध्यम से क्या है दोस्तों, हमने दल बदल को रोकने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान किए। निम्नलिखित में से कौन एक दल बदल कानून निरोध में आच्छादित नहीं है? तो क्या नहीं है ये बताना है हमें कि दल बदल का जो कानून है इसके अंदर क्या नहीं है।
तो किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, तो दोस्तों एक साथ यदि पूरी तरीके से दल बदल हो जाता है तो ये तो है। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, तो दोस्तों चरणबद्ध तरीके से हम दल बदल करने की बात नहीं करते। तो जो भी हम दल बदल करते हैं, एंटी डिफेक्शंस की बात करते हैं, तो हम अलग अलग चरणों नहीं एक ही बार की में बात करते हैं। एक साथ लघु दल बदल, संसद में दलों के सदस्यों के द्वारा सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना, तो सरकार को बचाने या गिराने के लिए मतदान करना। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के अनुसार 10वीं अनुसूची को दल बदल के आधार पर क्या है, निरस्त किया जा सकता है, मतलब उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इसके अनुसार क्या है, किसी भी दल के एक साथ पूर्ण बदल, यदि कोई भी दल एक साथ पूरी तरीके से किसी अन्य दल के अंदर बदल जाता है, या एक साथ लघु दल बदल, या दल के प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता भी दी गई। तो इसके अनुसार क्या है दोस्तों, जो राजनीतिक दल हैं उनको संवैधानिक मान्यता देने का काम किया गया हमारे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में इस कानून के अनुसार दल के विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल का उल्लेख हमें नहीं देखने को मिलता। सेम क्वेश्चन दूसरा रिपीट है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 1985, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची, दल बदल से संबंधित कानून। भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मान्य होगा? तो जब, पहला है कि जब विधान दल के कम से कम 1/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएं। गलत। जब दल के कम से कम आधे सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो, ये बात भी गलत है। कम से कम दोस्तों हमें 2/3 का प्रावधान किया गया, तो लगभग 2/3 सदस्य अन्य दल में शामिल होंगे, तब हम इसे दल बदल के अनुरूप अयोग्य नहीं ठहराएंगे। अगला बोला गया कि दल के कम से कम 3/4, तो दोस्तों 3/4 की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, 2/3 की बात करेंगे। तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक दल का विलय दोस्तों एक दल का दूसरे दल में यदि विलय हो रहा है तो यह तभी मान्य होगा जब कम से कम 2/3 सदस्य, क्या है दोस्तों, कम से कम 2/3 सदस्य उस दूसरे दल के अंदर समाहित होने चाहिए, विलयित होने चाहिए, तब हम इसे दल बदल के विरुद्ध अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे। निम्नलिखित में से दल बदल विरोधी विधेयक के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो हमें रॉन्ग बताना है कि क्या रॉन्ग है इसके अंदर। एक सांसद या विधायक अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा या योग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि उसने दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी हो या जिससे वह संबंधित था। तो दोस्तों क्या है कि यदि कोई सांसद है या विधायक है, यदि उसने स्वेच्छा से अपना त्याग दे दिया है, तब क्या है, उसे इस चीज़ के लिए अनर्ह घोषित किया जाएगा। तो यस दोस्तों बिल्कुल सही है। किसी सदस्य के सदन में किसी विशेष मुद्दे पर होने वाले मतदान से अनुपस्थिति बनाए रखने पर उस सांसद या विधायक को अनर्ह मतलब अयोग्य ठहराया जाएगा। यस दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है कि उसे क्या है, अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह अपनी मनमर्जी से अनुपस्थित रहता है। किसी सदस्य को अनर्ह या अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि राजनीतिक दल का समावेशन हुआ है। तो दोस्तों यदि राजनीतिक दल का विलय हुआ है तो विलय के आधार पर किसी भी सदस्य को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यस बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के सभापति को अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा यदि वह बाद में अन्य राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है। लोकसभा का जो स्पीकर है इसके बारे में ये कहा गया है कि जैसे जो ये लोकसभा है पूरी, और इस लोकसभा के अंदर जो स्पीकर है सेंटर में बैठते हैं, तो वे चाहे तो अपनी पार्टी की सदस्यता को त्याग कर सकते हैं और त्याग करने के बाद भी उनके ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। तो दोस्तों एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, रिवीजन हमारा बेस्ट हो जाएगा ताकि एक ही वीडियो में हम बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन पैरा 5 इसके अनुसार कहा गया है कि निर्वाचन के ठीक पहले जिस राजनीतिक दल का सदस्य होता है कोई भी व्यक्ति, यदि वह अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता है या
उसके बाद जब तक वह पद धारण करते रहता है तब तक उसमें राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित नहीं होता है या किसी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनता है, तब ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह अपने मूल राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो उसे अनर्ह नहीं ठहराया जाएगा या फिर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। तो इसके अंदर दोस्तों एक सिंपल स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति ने त्याग कर दिया है और यदि वापस पुनः ज्वाइन कर लिया है तो उसे क्या बोलेंगे, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यदि वह अन्य किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है तो उसे क्या है दोस्तों, अयोग्य ठहराया जा सकता है। सो दोस्तों क्या है, उस व्यक्ति को क्या है, राजनीतिक दल का यदि वो किसी अन्य राजनीतिक दल में चले जाता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति बीजेपी से कांग्रेस में जाता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा यदि वह स्वेच्छा से पद का त्याग कर रहा है राजनीतिक सत्ता के लिए। राज्य की विधायिका या संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भारतवर्ष में दल बदल के आधार पर होने वाली निर्भरताओं का अपवाद, तो किस स्थिति में हमें निर्भरताओं का अपवाद देखने को मिलेगा? यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदन का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के बाद वह स्वेच्छा से मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो यस दोस्तों, यदि कोई हमारा जो लोकसभा का स्पीकर या सभापति क्या है दोस्तों या उपाध्यक्ष, यदि वह स्वेच्छा से त्याग कर देता है अपने पद का या अपने दल की सदस्यता का तो उसके ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। यदि ऐसे पद पर न रह जाने के पश्चात वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है तो दोस्तों यस, यदि वह उसी दल में वापस सम्मिलित हो जाता है तब भी क्या है दोस्तों, यह अपवाद है, इसके ऊपर भी दल बदल कानून क्या है, लागू नहीं होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। सो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल है या राजनीतिक दलों का जो गठबंधन है उसमें विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम क्या होना चाहिए, कितने सदस्य होना चाहिए। तो इसके अंदर पूछा गया कितने सदस्य होना चाहिए, तो 10% होना चाहिए उसकी सदस्य संख्या का। सो लोकसभा में अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु क्या है दोस्तों, उस सदस्य संख्या का कम से कम 10% होना चाहिए। मतलब 545 का 10% कितना होगा, 54 या 54 होगा। तो इसका 54 कहीं से कहीं तक नहीं है, बी इसका आंसर हो सकता है। सो दोस्तों हमें बस हमारे माइंड में याद रखना है कि जो विपक्ष का नेता है उसको विपक्ष का नेता की मान्यता के लिए हमें पास 10% उसके पास होना चाहिए सदस्य, या 10% उसके पास क्या होना चाहिए, सीटें होनी चाहिए। कुल सदस्य संख्या का 10% उसके पास होना चाहिए, तभी वह विपक्ष का नेता बन सकता है। किस राज्य में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों भूपोर्तम या भूमिपुत्र ये आंदोलन किसने चलाया था? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोर्तम आंदोलन चलाया। साम्यवादी दलों का आरोप था कि कांग्रेस ने सरकार में आने पर गरीबों को भूमि तथा घर देने का अपना वादा नहीं निभाया। तो दोस्तों क्या है, गरीबों को भूमि और घर देने का वादा नहीं निभाया कांग्रेस ने, इसलिए साम्यवादी दलों ने भूमि के लिए भूपोर्तम नाम दिया। तो भूमि प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश में भूपोर्तम अभियान चलाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के सामाजिक आधार में सम्मिलित नहीं है? तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सामाजिक आधार है उसके अंदर कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है? तो कृषि और औद्योगिक मजदूर यस, शिक्षित वर्ग यस, युवा वर्ग यस। लेकिन जो व्यापारी वर्ग है तो हमेशा कम्युनिस्ट लोगों से दूर ही बनाए रखता है। तो क्योंकि दोस्तों कम्युनिस्टवादी और पूंजीपति दोनों की आपस में नहीं बनती, पूंजीवादी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है, इसलिए पूंजीपति या फिर व्यापारी वर्ग कम्युनिस्ट पार्टी से हमेशा दूर ही बने रहते हैं। कामराज योजना, दोस्तों कामराज योजना का क्या उद्देश्य था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना। तो दोस्तों हमें कामराज का जो शासनकाल है या कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में कामराज की एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है। 1963 में कामराज योजना
के अंतर्गत कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे के कामराज थे, इनके द्वारा एक योजना तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाने के लिए और राष्ट्रीय विकास में योगदान में वृद्धि देने के लिए इसे बेहतर रूपरेखा तैयार की गई। इलेक्टोरल बॉन्ड है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर है। चुनावी बॉन्ड 2018 में क्या है आया, हमें इसके बारे में चर्चा करनी है। तो राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका उद्देश्य था। यस दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था उसको अधिक पारदर्शी बनाना। चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त केवल वे राजनीतिक दल ही चुनाव बॉन्ड प्राप्त कर सकेंगे जिन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य की विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 2% मत प्राप्त किए हो। तो दोस्तों ये गलत बात है कि जिसने 2% प्राप्त की हो, इसके लिए क्या है, एक उसे मान्यता प्राप्त दल होना चाहिए। चुनावी बॉन्ड जारी होने की तिथि से 15 कैलेंडर दिवस मतलब 15 दिनों तक ही वैध रहेंगे। तो यस दोस्तों, इसमें क्या होता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई व्यक्ति है, यदि वो चुनाव इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है लेना चाहता है तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा और वहाँ से एक बॉन्ड खरीदेगा और इस बॉन्ड को उस राजनीतिक पार्टी को देगा और इस 15 दिन के अंदर उसे राजनीतिक पार्टी को इस बॉन्ड को देना ही होगा। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि 15 दिन तक ही वैध रहेंगे। पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। सो दोस्तों क्या है, जिस भी राजनीतिक दल को ये बॉन्ड प्राप्त होगा उसी दिन चुनावी बॉन्ड को जो भुगतान कर दिया जाएगा उस राजनीतिक दल के खाते में। तो दोस्तों क्या है, पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। सो दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। 2 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को अधिसूचित किया। वित्त मंत्री ने 2017-18 के बजट भाषण में राजनीतिक दलों को मिलने वाली फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए चुनावी बॉन्ड की क्या है दोस्तों घोषणा की थी। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दोस्तों निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत केवल राजनीतिक दल ही चंदा ले सकते हैं। तो दोस्तों वे राजनीतिक दल जो चुनाव आयोग के पास पंजीकृत हैं, तो केवल पंजीकृत दल ही क्या है, राजनीतिक दल चंदा ले सकते हैं जिन्होंने पिछले लोकसभा में या विधानसभा में कम से कम 1% मत प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों कितना, 1% वोट भी यदि आपने प्राप्त कर लिए हैं तब आप इलेक्टोरल बॉन्ड पाने के अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड जारी होने के बाद 15 दिनों तक ही वैध रहेंगे। तो ये बात सही है दोस्तों कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है हमारे जारी होने के बाद 15 दिनों तक ही वैध रहेंगे। राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड को अपने खाते में जमा करके उसी दिन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूचना क्या है, निर्वाचन आयोग को देनी होगी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसकी सूचना देनी होगी कि इनके पास कोई इलेक्टोरल बॉन्ड आया है। सो दोस्तों हमने देखा कि जो राजनीतिक दल था और राजनीतिक दल की जो भी प्रक्रिया है इलेक्शन से संबंधित उसको हमने देखा। आई होप दोस्तों इस तरह के रिवीजन वीडियो से आपको किसी न किसी प्रकार से ज़रूर सहायता हो रही होगी। सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।